आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसमें मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और जो स्टॉक की हालत है डे बाय डे बहुत ख़राब होती जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुलक गोयल है और आज मैं आपको आईडीएफसी स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस बताने वाला हूं। इसकी 100% नॉइज़ फ्री क्लैरिटी आपके सामने दूंगा ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। मेरा काम यहाँ पे आपको क्लैरिटी देना है, समझाना है और आपका काम जो है चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और कराना है और अपनी फैमिली में भी फाइनेंशियल नॉलेज को जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ इसको शेयर करना है, क्योंकि यही एक मीडियम है जिससे हम अपने वाइज डिसीजन लाइफ में ले सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे टाइप करते हैं स्क्रीनर। आपको जैसे पता होगा मैं अपनी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए स्क्रीनर की वेबसाइट को यूज़ करता हूँ। तो स्क्रीनर पे हम जाते हैं तो यहाँ पे टाइप करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो जैसे आईडीएफसी फर्स्ट लिखा तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डेटा निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो जैसे ही हम वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो यहाँ पे इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं श्री अमिताभ बच्चन जी यहाँ हमें नज़र आते हैं। तो अमिताभ बच्चन को लेने के इनके कुछ पर्पस हैं क्या कि कंपनी यहाँ पे अपने एथिक्स को शो करना चाहती है, रिलायबिलिटी को शो करना चाहती है और एक्सपीरियंस को शो करना चाहती है। अब इनकी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो जो सबसे पॉपुलर चीज़ जो मुझे नज़र आती है, अगर हम पॉपुलर वाले सेक्शन में जाएंगे तो इनका ये सेविंग अकाउंट नज़र आता है। अगर हम सेविंग अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये एक ऐसा बैंक है जो सेविंग अकाउंट में मास्टर है। मास्टर इन द सेंस कैसे है, ये इस बैंक को एक्चुअली में मार्केटिंग करनी आती है, बिजनेस करना आता है। आज की डेट में इंडिया में मोर देन 41 बैंक्स हैं, उनमें अपने आप को कम्पीट कर पाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये मार्केट लीडर कैसे हैं और ये मार्केट जीनियस कैसे है, मार्केट को समझते कैसे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे इनकी वेबसाइट पे देख रहे हैं, इन्होंने लिखा हुआ एंजॉय 0 चार्जेस ऑन ऑल सेविंग अकाउंट सर्विस लाइक IMPS, NEFT, RTGS, ATM ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड, SMS अलर्ट, मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते। जैसे आप किसी भी बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे उनके चेकबुक के चार्जेस होते हैं, ATM के चार्जेस होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के चार्जेस होते हैं, एवरी क्वार्टर SMS के चार्ज करते हैं, NEFT के, RTGS के, IMPS के। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बैंकिंग से यूज़ करते हैं और उसके जो चार्जेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें पिंच करते हैं। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, उन्हीं जो पिंच करने वाले जो कस्टमर के पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को टारगेट किया है और उन्हीं मैटर को रिजॉल्व किया है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं यही सारे चार्जेस इनके फ्री हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है, ये मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं। किसी भी बैंक की अगर आप नॉर्मली बात करें तो वो क्वार्टरली आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देता है, ये आपको मंथली देते हैं। देन अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये 7.25 तक का सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देते हैं, विच इज़ फिनोमिनल। अगर SBI की बात करते हैं, जैसे SBI का एक बार हम चेक करते हैं, SBI सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे निकल के आता है 2.70% और यहाँ पर ये देते हैं 7.25। जैसे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक बहुत ही शानदार चीज़ दिखाई हुई है। सपोज़ कीजिए किसी की सेविंग अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं और अगर हमारे बैंक में, जैसे मैंने SBI सर्च किया, SBI जो रेट प्रोवाइड करता है 2.70 का करता है। अगर हम अपना पैसा 1 साल के लिए रखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में तो हमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिलता है 1,67,234। एंड अगर हम यही पैसा अपने SBI में रखते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने SBI लिया है, तो वही पैसा हमें 67,500 मिलता है। तो मतलब जो एडिशनल इंटरेस्ट है 99,734 का, ये आपको क्लियरली बताते हैं। यहाँ से कंपनी जो है अपना विजन भी बताती है, वो 100% ट्रांसपेरेंट है। वो किसी भी तरीके के बैक एंडेड चार्जेस, जैसे होता है कि अकाउंट खुलवा लिया किसी बैंक में फिर धड़ाधड़ चार्जेस कट रहे हैं। सेकंड स्पेशलिटी की बात करें तो इनका जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसमें क्या है कि अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल तक भी करते हैं तब भी ये बैंक कोई चार्ज नहीं करता है। अदरवाइज किसी भी बैंक से आप अगर कैश विड्रॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आपको 3% to 4% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इस बैंक पे कुछ भी नहीं है, आप शॉपिंग कर सकते हो उस पर भी नहीं है, इवन कैश विड्रॉल तक पे भी नहीं है। एंड सेकेंडली ये पर्सनल लोन भी देते हैं। पर्सनल लोन पे क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से अगर पर्सनल लोन देते हैं तो उसमें फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हैं कि इनके कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। इनकी एक मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कैसे ओल्ड एंड न्यू जनरेशन दोनों को मिक्स करके ऐड बनाते हैं, ये दोनों को टारगेट कर रहे हैं।
मेरे सेविंग्स अकाउंट के सर्विस चार्जेस हैं 0 चार्जेस। तो जैसे आपने देखा ये एक पिन पॉइंट रहता है कि जो हमारे चार्जेस, क्योंकि हम इंडियंस जो होते हैं अपने अकाउंट से कुछ भी डेबिट नहीं होना चाहते हैं, तो जो लोग भी मतलब अपने अकाउंट से डेबिट नहीं कर रहे उनको ही बैंक ने टारगेट किया है। तो चलिए अब कंपनी के विजन्स और हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कंपनी का विजन है टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास बैंक इन इंडिया गाइडेड बाय एथिक्स पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड टू बी अ फोर्स फॉर स्पेशल गुड। तो ये वर्ल्ड क्लास बैंक बनाना चाहते हैं गाइडेड बाय एथिक्स एंड पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी। अब IDFC की बात करें तो मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए हाईलाइट करी हैं, इसकी हिस्ट्री को एक बार जान लेते हैं। ये 2015 में IDFC बैंक बना था एंड उसके बाद जो इसका जो मर्जर है 2018 में कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर हुआ था। कैपिटल जो फर्स्ट था, कैपिटल फर्स्ट एक NBFC था जिसके पास रिटेल बुक बहुत अच्छी थी। यहाँ पर अगर आप बात करें लोन बुक जो है 5 साल में उनका CAGR 29% का था और उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था जो 8% का था। IDFC की क्या प्रॉब्लम थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लोन देता था, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में से रिलेटेड जो भी अलाइंड एक्टिविटीज़ होती थी उसका मेजर कंसर्न वही था। तो क्या हुआ 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ NBFC को मर्ज किया गया जो कि रिटेल में पूरी तरीके से फोकस थी। तो एट द टाइम ऑफ मर्जर हमने देखा कि जो बैंक का जो कासा रेशो था वो 8.68% था। कासा जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहूँगा, कासा होता है करंट एंड सेविंग अकाउंट। मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपीज़ आए हैं कहीं से तो उसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के कितने पैसे हैं। मतलब अगर 100 रुपीज़ हैं, अगर 40 रुपीज़ का 40% कासा है, मतलब 40 रुपीज़ जो हैं वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के कस्टमर के हैं और जो 60 रुपीज़ हैं अदर बोरोइंग है बैंक की। तो एट द टाइम ऑफ मर्जर जो था कासा भी बहुत लो था एंड जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी जो था 1.9% था। अब बैंक ने अपना गाइडेंस 2.20 इशू किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2029। तो इसमें बैंक का क्या कहना है कि एट द टाइम ऑफ मर्जर इनकी 206 ब्रांचेस थी, आज की डेट में 897 हो चुकी हैं और दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट 1800 ब्रांचेस विद इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो यहाँ पर ये अपनी ब्रांचेस भी बढ़ा रहे हैं। इनका डिपॉजिट का टारगेट भी 2.5 टाइम है, कासा डिपॉजिट का भी 2.5 टाइम है, कस्टमर डिपॉजिट भी 90,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ तक करना चाहते हैं टर्म डिपॉजिट एंड लोन एंड एडवांसेस जो बुक है 1,89,475 करोड़ जो है इसको 5 लाख करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं। और जो ग्रॉस NPA जो है या नेट NPA की बात करते हैं जो 68 है 0.68 इसको 0.4 तक लेके जाना चाहते हैं। तो बैंक ने करा क्या पिछले 5 साल में, जो एक लॉस मेकिंग बैंक था आज की डेट में वो प्रॉफिटेबल बैंक हो चुका है एंड नेक्स्ट 5 ईयर जो 2029 की बात करें तो जो नेक्स्ट ईयर 5 जो इनका जो प्रॉफिट दे आर एक्सपेक्टिंग इज मोर देन 12,000 करोड़। मतलब यहाँ से 6-7 गुना का ये अपना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इनका जो मेन पर्पस है वो 20% से अपनी जो एसेट क्वालिटी को बढ़ाना है और ग्रॉस NPA और नेट NPA को 0.4 से नीचे लेके आना है और जो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17 to 18% लेके आना है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि बैंकिंग और NBFC 8 से ऊपर एक्सेप्टेबल और 10 से जो भी ऊपर हैं वो हाईली रिकमेंडेबल होती हैं क्योंकि इनका काम लोन देके लोन देना होता है। अब इनके कोई डिजिटल इनिशिएटिव की बात करेंगे, जैसे आप देखोगे कि इनकी 95% ऑफ द ओवरऑल ट्रांजैक्शन आर डिजिटल। आप समझ पा रहे हो कि अगर 100 ट्रांजैक्शन होती है 95% जो है कस्टमर खुद ही कर लेता है, वो 100% डिजिटल है। मतलब बैंक को जो है 5% ही काम करना है NEFT RTGS का, बाकी कस्टमर खुद का खुद कर लेता है। इनका जो UPI है वो भी 62% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। क्रेडिट कार्ड में दे आर ग्रोइंग 58% एवरी ईयर एंड डेबिट कार्ड में भी 39% ईयर टू ईयर ग्रो कर रहे हैं। POS में भी ये 44% ईयर टू ईयर ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर मार्केट लीडर इन फास्टैग। अब इनके एक नए सेगमेंट की बात करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में आप देखोगे अगर 2020 की बात करें तो 1499 मतलब 1500 करोड़ के आसपास का ये बिजनेस था। इन्होंने विद इन 4 ईयर जस्ट 4 ईयर इस बिजनेस को ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ कर लिया है। मतलब 10x की ग्रोथ है विद इन 4 ईयर। तो कंपनी अपने जो भी वर्टिकल्स हैं उनको स्टार्ट कर रही है, उनको भी जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। आज की डेट में जो बैंक है वो मोर देन 25 बिजनेस लाइन में है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जो बैंक का जो बिजनेस है वो एक ही सेगमेंट पर जो है कंसंट्रेटेड है। दे हैव मोर देन 25 बिजनेस लाइन और किसी भी बिजनेस लाइन में जो एक्सपोजर है 15% से ज़्यादा का नहीं है। जैसे होम लोन में 11%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 12%, बिजनेस बैंकिंग 4%, KCC 2, टू व्हीलर में 7% है, कार लोन में 3%, तो गोल्ड लोन में 1%। तो ये ऐसे तमाम सेक्टर हैं जिसमें बैंक ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर 1-2 सेक्टर अच्छा नहीं करते
तो बैंक का जो बिजनेस है वो ख़राब नहीं होता, वो उसको मैनेज अच्छे से कर पाती है। ये बैंक एट द टाइम ऑफ मर्जर एक ये लॉस मेकिंग बैंक था। इसका जो लॉस 2019 में था वो था ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 28,264 मतलब 2864 करोड़ का लॉस था। आज की डेट में जितना लॉस 2020 में था, आज की डेट में वो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को जो आगे ले जाने वाली होती है वो मैनेजमेंट ही होती है। मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है वो कंपनी को आगे लेके जाएगी या उतना ही रखेगी। इस बैंक के जो एमडी है वो है वी वैद्यनाथन। वी वैद्यनाथन को कौन नहीं जानता। ये वही इंसान है, ये वही पर्सन है जिन्होंने आईसीआईसी बैंक की रिटेल बुक को जीरो से स्टार्ट होकर आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन्होंने ही आईसीआईसी बैंक के पूरे रिटेल पोर्शन को ग्रो किया स्क्रैच से। उसके बाद इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ज्वाइन किया 2018 में, और इस बिटवीन इन्होंने कैपिटल फर्स्ट के ये एमडी एंड सीईओ थे। कैपिटल फर्स्ट के बारे में बात करें, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जब ये कैपिटल फर्स्ट को संभालते थे तो उनकी जो रिटेल बुक थी वो 94 करोड़ की थी। विद इन अ फ्यू ईयर 2010 टू 2018 इन्होंने 29,600 करोड़ की कर दी, मतलब 296 टाइम्स ज़्यादा। मतलब 8 साल में कोई पर्सन अपनी बैंक की जो रिटेल बुक है या जो लोन बुक है उसको ऑलमोस्ट 300 गुना बढ़ा दिया। 300 गुना बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने अपने एनपीए को भी कंट्रोल में रखा। एंड जो कंपनी के जो लॉसेस थे, मतलब जो जब इन्होंने ज्वाइन किया वो कंपनी लॉस में थी 30 करोड़ के, उसको प्रॉफिटेबल बना दिया 358 करोड़ पे। और जो उस टाइम पे जिस टाइम पे ये एमडी एंड सीईओ थे, जो शेयर प्राइस कैपिटल फर्स्ट का था वो 122 रुपीज़ से लेकर ये 845 तक किया था, मतलब 7 टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 7 ईयर। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मार्केट कैप की भी बात करें तो जो पूरी कंपनी अगर कैपिटल फर्स्ट जब इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो 780 करोड़ में मिलती थी। जब इन्होंने 2018 में जब इसका मर्जर हुआ तब उस कंपनी की वैल्यू जो थी 8,200 करोड़ थी। तो यहाँ पर मैं मतलब वी वैद्यनाथन को डिस्कस करने का मेरा एक ही रीज़न है कि ये वो पर्सन है जिसने कभी रुकना सीखा ही नहीं है। इनको एक्सपीरियंस आता है तो आता है। ये जिस भी सेक्टर में जाते हैं या जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं उसमें मान के चलो अब ग्रो होना ही होना है। इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पूरी काया पलट दी है। इन्होंने क्या किया है, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक था उसको 100% जो आज की मतलब क्लोज टू 100% आज की डेट में रिटेल बैंक बना दिया है। जो इन्होंने प्रोमिसेस 2018 में पब्लिक को किए थे, अपने शेयर होल्डर को किए थे, मैनेजमेंट को किए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किए थे और ओनर्स को किए थे, वो आज की डेट में सारे पूरे हो चुके हैं और उससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगले जो 5 साल में ये लोग करने वाले हैं ये और ज़्यादा बेटर करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। जब इन्होंने स्टार्ट किया था 2018 में, इनके पास कोई कस्टमर बेस नहीं था, कुछ नहीं था। इन्हें स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करना था। लेकिन आज की डेट में एक सेट ऑफ कस्टमर बेस बन चुका है, जिससे क्या होगा कि आज की डेट में इनके पास बैंक को चलाने के लिए 2 इंजन हैं। 2 इंजन कौन से हैं? पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर और जो नए कस्टमर आने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर ही हैं वही बैंक को 70 to 80% बिजनेस देंगे और जो आने वाले जो कस्टमर हैं वो 20% बिजनेस देंगे। तो अभी जो बैंक को जो ध्यान लगाना है, अपने नए वर्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान लगाना है और जो 20% जो कस्टमर एक्वायर करने हैं उन पे ध्यान लगाना है, क्योंकि जो 80% जो नेवर एंडिंग बिजनेस है वो आज की डेट में आ चुका है। तो अगले 5 साल के जो टारगेट मैनेजमेंट ने बताए वो मुझे नहीं लगता किसी भी सिचुएशन में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो नहीं होने वाले 5 साल पहले थे उन्होंने टाइम से पहले ही कर लिया है। तो जो अगले 5 साल वाले जो बहुत ही नॉमिनल मतलब 20% की ग्रोथ है, ऐसा किसी सिचुएशन में नज़र नहीं आता कि वो ना हो। उसका रीज़न है इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। अब बात करते हैं अदर मैनेजमेंट की। अदर मैनेजमेंट की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी में या किसी भी बैंक में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो उसकी जो मैनेजमेंट होती है उतनी ट्रांसपेरेंट, क्लियर और आगे बढ़ने के लिए सुनने वाली होती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। इनका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक ही काम होता है कि बैंक को राइट डायरेक्शन में लेके जाना, उनको एडवाइस करना अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कि क्या क्या वो तरीके हैं जिससे बैंक बेटर कर सकता है। इनका बैंक के इंटरनल प्रॉफिट्स या मैनेजमेंट इनमें कोई लेना देना नहीं होता। इनका एक ही पर्पस होता है बैंक को गाइडेंस देना, ताकि बैंक अपने जो भी अचीव करना चाहता है या जो भी करना चाहता है उसको टाइम से पहले या टाइमली अचीव कर ले, उसके सारे प्रोसेस समझाना। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं बैंक यहाँ पर
लर्निंग, बैंक अपने आप को सीखना चाहता है मार्केट एक्सपर्ट से कि आओ मेरी हेल्प करो कि मैं इन टारगेट को कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनके पास n नंबर ऑफ जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो चलिए अभी स्क्रीनर पे वापस आते हैं। अभी तक हमने इसके बिजनेस को समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के लिए। फाइनेंशियल्स के लिए जैसे मैं बात करता हूँ हमेशा कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखनी चाहिए जितने भी टाइम की हमारे पास अवेलेबल हो, प्रेफरेबली 10 साल की। अगर 10 साल की है तो वो बहुत अच्छा है, अगर जितने भी टाइम पीरियड की है अगर 10 साल की अवेलेबल नहीं है तो हमें मैक्सिमम टाइम की देखनी चाहिए। तो जैसे 2017 से बात करें आज तक की, तो जो रिवेन्यू है वो कंटिन्यूसली ग्रो किया है। जैसे 8578 करोड़ से बढ़ते 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 ये आज की डेट में 30,325 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब अपने रिवेन्यू को ये मोर और लेस 3 and 5 टाइम बढ़ा चुके हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करो तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 2017 में बिफोर द मर्जर था 1119, एट द टाइम ऑफ मर्जर हुआ 880। लेकिन जब ये मर्जर कंप्लीट हुआ उसके बाद जो ये इन्होंने प्रॉफिट या लॉस पोस्ट किया, वो जो लॉस पोस्ट किया वो किया 1908, मतलब 1908 करोड़ के ये लॉस में आ चुकी थी। तो इसके बाद कोविड का और इम्पैक्ट आया तो उसके बाद कंपनी ने 2843 का लॉस पोस्ट किया, लेकिन वहाँ से बैंक ने रिकवरी करी और आज की डेट में जो मैक्सिमम लॉस था 2843 नेगेटिव में, वो आज की डेट में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है और बल्कि उससे ज़्यादा ही हो चुका है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की भी बात करें तो एवरी क्वार्टर जो बैंक है मोर देन 700 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो पोस्ट कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं। लॉस मेकिंग 2800 करोड़ से प्रॉफिट मेकिंग 3000 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक ये नियर बाय पहुँच चुके हैं। और कंपनी का क्या कहना है कि यहाँ पे जैसे आप फिक्स एसेट की बात करेंगे तो कंपनी का कहना है कि जैसे 944 ब्रांचेज हैं एंड विद इन अ 5 ईयर दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट 17 to 1800 ब्रांचेज। तो यहाँ पर फिक्स एसेट भी ये लोग रेगुलरली बढ़ा रहे हैं। कैश फ्लो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी बैंक का काम पैसा दे के पैसा लेना है, तो यहाँ पे कैश फ्लो देखना एक वाइबल डिसीजन नहीं होता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर है उनके पास 37.43 है। FII इसके पास 15.09% थी जो आज की इसमें बढ़कर 23.65% हो चुकी है। और DI इसके पास 11.93 थी जो 6.79% हो चुके हैं। मतलब मोर और लेस यहाँ पे 27% थी FII DIs मिला के, जो आज की डेट में 30% के आसपास हो चुकी है। मतलब यहाँ पर FII DIs रेगुलर बाय कर रहे हैं इसको। और पब्लिक के पास जो स्टॉक 32.21% था आज की डेट में 28.38% हो चुका है। तो अभी तक हमने इसके बिजनेस को समझा, इनकी मैनेजमेंट को समझा कि बैंक कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से आज की डेट में 100% कंप्लीट रिटेल बैंक बन चुका है। फिर हम इनके फाइनेंशियल को समझा कि कैसे लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। अब हम इसके टेक्निकल को स्टडी करते हैं कि टेक्निकल क्या कहते हैं। तो चलिए अब इसके टेक्निकल को डिस्कस करते हैं। टेक्निकल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस हैं उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इसको एक बार अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे आप देखते हैं कि सबसे पहले जो इसने जो रिसेंट हाई बनाया था वो रिसेंट हाई किस प्राइस का था। जैसे अगर हम बात करें 2023 में 5 सितंबर 2023 में इस कंपनी ने जो हाई बनाया था वो बनाया था ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास, और आज की डेट में ये 77 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम इसको पहली बात इसको अपने लाइफ टाइम हाई के लिए रखें तो ये ऑलमोस्ट 30% का गेन नज़र आता है। अब ये नज़र तो आता है, ये होगा या नहीं होगा इस चीज़ को कैसे डिसाइड करें कि हमने पहली चीज़ देखी कि कंपनी रेगुलर 5 ईयर से पिछले 5 साल से उन्होंने जो एक पैथेटिक कंडीशन वाला बैंक था उसको प्रॉफिटेबल बैंक बना चुका है, और बनाने के साथ साथ उसको मार्केट लीडर भी बनाया है। क्योंकि आप अगर आपने सुना भी होगा या समझा भी होगा, आपने देखा होगा कि IDFC के जो फर्स्ट बैंक है उसको HDFC के साथ भी कंपेयर किया जाता है। HDFC बैंक के साथ कंपेयर करने का रीज़न यही है क्योंकि HDFC का जो मेन ग्रोथ इंजन है वो रिटेल था। उन्होंने रिटेल क्लाइंट्स को पकड़ा, उनके जो हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, जो भी इस सेगमेंट के लोन थे उन्होंने उसमें मास्टरी करी। सेम जो है IDFC बैंक जो है उस चीज़ को रेप्लिकेट करता हुआ नज़र आता है। और अगले 5 साल में दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट मोर देन 12 to 13,000 प्रॉफिट एवरी ईयर। तो पहली बात क्या है कि इसने जो लाइफ टाइम है ये 100 रुपीज़ का बनाया था। एंड सेकेंड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो रिसेंट सपोर्ट नज़र आता है वो आता है 77 रुपीज़ पे। वो कैसे नज़र आता है, इस पॉइंट पे इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से ये आया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से आया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसने आया, फिर इसने यहाँ पर ये
पूरा का पूरा ये सपोर्ट लिया। अभी हमारा इलेक्शन का इवेंट निकला था, उसमें ये जो बैंक है उस दिन 4 जून की अगर बात करें, ये नीचे तो गया लेकिन नेक्स्ट डे सेम रिकवरी हो गई और आज की डेट में ये वहीं पहुंच गया जो 4 जून के ओपनिंग प्राइस पे था। मतलब यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर ये और नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आता। तो पहला टारगेट हमारा बनता है कि अगर हम इसको लाइफ टाइम हाई के लिए रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ टाइम हाई का जो टारगेट है अगले 6 से 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम टेन्योर मुझे नज़र आता है वो 1 साल का आता है, लेकिन ये 6 महीने से 1 साल के बीच में भी अगर ये हो जाता है इट्स अ वेरी गुड डील। 30% अगर प्रॉफिट आप 6 महीने में कमा लेते हो तो इससे बेटर आई थिंक कुछ हो नहीं सकता। और जो सेकेंड टारगेट इसका जो नज़र आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है एक कप विद हैंडल पैटर्न बना रहा है। वो कैसे बना रहा है, वो काफ़ी बड़ा कप है। तो हमें क्या करते हैं, एक बार इसके वीकली चार्ट को ओपन करते हैं। हमने इसके वीकली चार्ट को ओपन किया, तो वीकली चार्ट को ओपन करने से मेरा मतलब है कि जो एक कैंडल है वो एक वीक की हो जाती है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा कप दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा कप जो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, और ये एक छोटा सा हैंडल बन रहा है। तो जब जो भी कप एंड हैंडल इस तरह का पैटर्न बनता है तो जो उसका जो टारगेट निकल के आता है वो आता है कप की जो मैक्सिमम डेप्थ होती है। कप की मैक्सिमम डेप्थ क्या है, दिस वन। इसको हम ऊपर प्लेस करेंगे, मतलब इतने पॉइंट 66 पॉइंट, तो ये हमारा टारगेट निकल के आता है, दिस वन। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और अब इसको हम फिर से डे कैंडल पे शिफ्ट कर लेते हैं कि मतलब एक दिन की एक कैंडल। इसको मैं थोड़ा सा आगे इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए। तो इसके 2 टारगेट निकल के आते हैं। पहला टारगेट जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 6 महीने से 1 साल का, विच इज़ 30%, एंड सेकंड टारगेट जो निकल के आता है 85%। मुझे लगता है कि ये जो 85% का जो टारगेट है विद इन अ 2 ईयर ये हो जाना चाहिए। अगर आप सिंगल शॉट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो टारगेट है 85% हो जाता है, तो अगर 2 साल में भी 85% पैसा बनता है तो आई थिंक इससे बेटर कोई डील हो नहीं सकती। आपका जो पैसा है एवरी ईयर 40% के CAGR से ग्रो करता है, मतलब क्लोज टू 40%। एक इसमें थर्ड टारगेट भी निकल के आता है, लेकिन उस बात को कह पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। स्टिल मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो बैंक है, ये जो चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर एक ये कप बनाएगा ऐसे, उसके बाद एक ये हैंडल बनेगा और उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा। अगर इसका अगर देखा जाए कि अगर ये ऐसा पैटर्न बनता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम पिक करते हैं, उसको यहाँ पे देखते हैं इसकी डेट कितनी है और इसके ऊपर इसको प्लेस करते हैं। ओके, तो आज की डेट ये आता है 29% ऊपर। तो आज की डेट में प्राइस यहाँ पर है और जब ये टारगेट अचीव होगा तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 67-68%। तो अब फाइनली इसके 3 टारगेट निकल के आते हैं। पहला टारगेट डेट इज 29-30% के अराउंड, जिसमें 6 महीने से 1 साल लगेगा, और जो 70% का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल 2 साल के बीच का होगा, और जो 85% का जो टारगेट है विद इन अ 2 ईयर और मैक्सिमम 2.5 ईयर, ये 85% का टारगेट नज़र आता है। अब आपको अपनी समझ के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से, आप कितना पैसा इस बैंक में कमाना चाहते हैं उसी हिसाब से ट्रेड लेना है। ये टोटली एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं बार बार एक ही चीज़ को कहूँगा, मेरा यहाँ पर एक ही पर्पज़ है, आप लोगों को समझाना, केस स्टडीज़ लेके आना, ताकि आप खुद से ऐसे जो स्टॉक हैं उनको एनालाइज कर सको, स्टडी कर सको, और जैसे जैसे आपको समझ आ सके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या खुद की समझ के हिसाब से डिसीजन लेते रहो। मेरा काम आपको समझाना है, आपका काम इसको समझना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना है, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस फाइनेंशियल एजुकेशन को शेयर करना है। फर्दर आप इससे रिलेटेड IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी होती है, आप कुछ समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।